मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे वक्फ कानून के अपडेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि संसद ने वक्फ अधिनियम पारित किया था, राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद बाकायदे जो वक्फ जो विधेयक था वो अधिनियम बन गया, कानून बन गया। सरकार ने उसे अधिसूचित कर दिया। अधिसूचित करने के बाद पूरे देश में वह कानून लागू हो गया। इसके विरोध में देश में आवाज़ उठी। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हिंसात्मक घटनाएं भी आप देख रहे हैं कि दुर्भाग्यजनक घटनाएं घटी। और फिर इस कानून के खिलाफ लगभग लगभग 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं स्वीकार कर ली। बाकायदे अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। लेकिन दो बातें आपको यहाँ ध्यान रखनी है अपडेट की दृष्टि से। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के लागू किए जाने पर स्टे नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कानून बनाना संसद का काम है, लागू करना सरकार का काम है। तो हम कानून को अभी रोक नहीं रहे हैं, लेकिन इसके कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिन पर विचार किए जाने की जरूरत है। तो उन प्रोविजंस पर हम रोक लगा रहे हैं। और इन प्रोविजंस के बारे में बकायदे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उत्तर भी मांगे हैं कि इनके बारे में बताइए आपका क्या कहना है। तो अधिनियम के जो दो प्रोविजन हैं, केवल मैं उन्हें ही आपके सामने रख रहा हूं, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जो उसका एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन है वो ये है, वक्फ संपत्ति की जो वर्तमान स्थिति है उसमें अभी किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसे आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो वक्फ संपत्ति है, हो सकता है कि जो अभी कानून बना है उस कानून के तहत वो वक्फ संपत्ति न हो, क्योंकि कानून में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो वक्फ संपत्ति है उनके कागजात आपके पास होने चाहिए, कानूनी अधिकार दिखाया जाना चाहिए। इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और यह अधिकार कलेक्टर को दिया गया है कि वो बाकायदे उसकी जांच करे राजस्व नियमों के तहत। और जांच करने के बाद राज्य सरकार को सूचित करे। फिर राज्य सरकार फैसला करेगी कि भाई ये जो ज़मीन है ये वक्फ की है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अभी कोई भी जमीन डी नोटिफाइड नहीं होगी, यानी कि जो वक्फ की संपत्ति है वो वक्फ की संपत्ति रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा के लिए नहीं है। जब तक कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं दे देता तब तक के लिए। और कोर्ट ने साफ कहा है कि वह संपत्ति चाहे बाय यूजर हो चाहे बाय डीड हो। बाय यूजर और बाय डीड का क्या मतलब है? देखिए, बाय डीड का तो मतलब है कि उसके कागजात वक्फ के पास हैं, कि किसी ने संपत्ति दान की तो बाकायदे उसके कागजात बोर्ड के पास हैं। और दूसरा है बाय यूजर। बाय यूजर कहने का मतलब है कि उसका वक्फ संपत्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसके कोई कागजात बोर्ड के पास नहीं है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे ये कहा है कि भाई अंग्रेजों के समय में वक्फ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं 14वीं शताब्दी की हैं, लेकिन वे बाय यूजर हैं, मतलब उनका मस्जिद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है उस भूमि का, बस इसीलिए वो वक्फ की संपत्ति बनी हुई है। और बाकायदे प्रिवी काउंसिल ने अपने फैसले में जो वक्फ बाय यूजर होता है उसे मान्यता दी थी। यानी कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति का लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है, तो वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी। तो दोस्तों, इस पर अभी गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देगा, तब जाकर के कहीं व्यवस्था होगी। तो ये जो है पहली रोक। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जो दूसरी रोक है वो ये है कि नए कानून में ये व्यवस्था की गई थी कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद, जो दोनों दोनों तरह के होंगे, एक तो केंद्र के स्तर पर परिषद होगी और दूसरा राज्यों के स्तर पर अपने अपने बोर्ड होते हैं। तो उन बोर्ड में कुछ सदस्य गैर मुस्लिम होंगे।
गैर मुस्लिम होंगे, ये व्यवस्था की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर भी रोक लगा दी है कि इस पर अभी विचार किए जाने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जो प्रश्न पूछा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। वो ये कि क्या जो हिंदू बोर्ड हैं, इस तरह के जो धार्मिक ट्रस्ट हैं या जो दूसरे इस तरह के बोर्ड हैं इसी के समानांतर, क्या उसमें कोई मुस्लिम सदस्य है, या क्या हिंदू संगठन ऐसे बोर्ड में मुस्लिम सदस्य स्वीकार करेंगे। यह प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। तो दोस्तों, ये जो दो प्रोविज़न हैं, इन दो प्रोविज़नों पर रोक लगा दी गई है। याद रखिए, ये फाइनल डिसीजन नहीं है। और सच पूछे तो यही दो वे प्रोविज़न थे जिनको लेकर के सबसे ज़्यादा याचिकाएं भी दायर की गई हैं। ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास जो लगभग 8 लाख संपत्तियां हैं, उनमें से आधी से अधिक संपत्तियां वक्फ बाय यूज़र की श्रेणी में हैं, क्योंकि पुराने समय की जो ज़मीन है वो इसी तरह की ज़मीनें हुआ करती थी। दोस्तों, यहाँ आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से एक तथ्य को जानना बहुत ज़रूरी है, और वो ये तथ्य है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो याचिका दायर की गई है वह अनुच्छेद 26 के तहत दायर की गई है। अब थोड़ी सी चर्चा मैं इसके बारे में करना चाहूँगा कि अनुच्छेद 26 क्या है। और इसकी चर्चा मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 में जो बारीक अंतर है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जो अनुच्छेद 25 है वह भी धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, और जो अनुच्छेद 26 है वह भी धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि यदि दोनों धार्मिक स्वतंत्रता से ही जुड़े हुए हैं तो दो अनुच्छेद अलग अलग क्यों हैं। अनुच्छेद 25 के 1 2 3 4 5 कर दिया जाता, अनुच्छेद 26 में ही ले लिया जाता सबको। तो जो बहुत बारीक अंतर है, मैं केवल वह आपके सामने रख रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी इसी तरह के बारीक अंतरों की समझ की आपकी जांच करती है। देखिए, जो अनुच्छेद 25 है वो जिस धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रही है वह एक प्रकार से व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रही है, अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात कर रही है, कि यानी कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अपने अंतःकरण के अनुसार जो भी ठीक समझता है जिस धर्म को, उसको वह माने, और फिर व्यक्तिगत तौर पर फिर उसे इसके बारे में दूसरी चीज़ों को भी आज़ादी है कि वो उसका आचरण करे, पूजा पाठ करे, प्रचार प्रसार करे, तो धार्मिक आचरण करे। ये है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। मैं बारीक अंतर को बता रहा हूँ क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं इस तरह की गई हैं जो व्यक्तिगत और बिल्कुल सामाजिक या सामुदायिक में घुल मिल जाती हैं। जैसे प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, और मैं बाकायदे संस्था बना करके भी उसका प्रचार प्रसार कर सकता हूँ। तो जब प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता की बात आती है तो वो अनुच्छेद 25 में हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 26 में जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है वह भी प्रचार प्रसार संस्था बनाने से संबंधित है। इसीलिए बहुत ज़्यादा उलझिएगा मत, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस उन्हें ही ध्यान में रखिएगा। अब अनुच्छेद 26 में क्या है? अनुच्छेद 26 में है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को निम्न अधिकार प्राप्त है। मैं यहाँ आपके सामने संविधान के शब्द नहीं रख रहा हूँ। जानते हैं आप, जो संविधान के शब्द होते हैं वो थोड़े से बहुत ही क्लिष्ट किस्म के होते हैं। मैं समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसका कोई भाग हो, कोई उसका पंथ हो, उनको अपनी तरफ से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। तो किस तरह के अधिकार होंगे? आप संस्थाओं की स्थापना कर लीजिए। जब आप संस्था की स्थापना करेंगे तो आप बिल्कुल उसका प्रबंधन खुद कीजिए, और इसके बाद आपकी संस्था होगी, संस्था को धन मिलेगा, तो आप उस संपत्ति का अर्जन कीजिए और उस धन पर आपका ही अधिकार होगा। देखिए, अभी जो मैंने बात कही कि आप संस्था बनाने के बाद प्रबंधन कीजिए, ये तो 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद तीसरा है कि आप संपत्ति अर्जन कीजिए और उसके स्वामित्व का अधिकार आपका ही होगा। वक्फ बोर्ड क्या कर रही है? वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है, वह उसका प्रबंधन करती है और वह उसकी मालिक है। उसी कुप्रबंधन को रोकने के लिए सरकार का यह कहना है कि हम वक्फ संशोधन अधिनियम लेकर
आए हैं। तो ये जो बारीक अंतर है, मुझे लगा कि इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, इन छोटे छोटे तथ्यों पर आपकी समझ कितनी स्पष्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा जोर देती है, क्योंकि अंततः आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। और यही जो बारीक समझ है, वह आपको दूसरे स्टूडेंट से अलग करती है। और वे दूसरे स्टूडेंट कौन है? वे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ होगा, ऑनर्स किया हुआ होगा, यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा। लेकिन आप हैं जिसने संविधान को समझा है और सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।